सोचिए, क्या कोई नदी सिर्फ पानी का एक बहाव हो सकती है, या वो करोड़ों लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और तो और जिंदगी का ही एक दूसरा नाम बन सकती है। जी हाँ, भारत में एक ऐसी नदी है जिसे लोग माँ कहकर बुलाते हैं। तो सवाल यही है, एक तरफ तो इतना सम्मान, माँ का दर्जा, और दूसरी तरफ अस्तित्व पर ही इतना बड़ा संकट। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गंगा सिर्फ एक नदी क्यों नहीं है, क्यों वो एक देवी का रूप मानी जाती है। देखिए, हिंदू मान्यताओं में गंगा सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वो साक्षात एक देवी हैं, एक जीवन देने वाली माँ, जिनके बारे में ये आस्था है कि उनके जल में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। तो उन्हें माँ क्यों कहते हैं? वजहें बिल्कुल साफ हैं। हजारों सालों से ये नदी सिर्फ पीने और खेती के लिए पानी देकर जिंदगियां बचा रही हैं, बल्कि लोगों को एक आध्यात्मिक सुकून भी देती है। और इसी वजह से माँ गंगा का ये दर्जा इतना मजबूत है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी दिव्य पहचान की बात। अब जरा देखते हैं उनका वो सफर जो स्वर्ग से शुरू होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। एक ऐसा सफर जहां पौराणिक कथाएं और भूगोल एक हो जाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। कहते हैं कि राजा भगीरथ ने अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, और उन्हीं की तपस्या से खुश होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। इसीलिए तो गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। और अगर हम उनकी असल यात्रा की बात करें तो वो भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती हैं, फिर हरिद्वार से मैदानों में आती हैं और लगभग 2500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। आज के दौर में गंगा का हमारे देश के लिए क्या महत्व है? ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी दिखता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 40 करोड़, जी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग जिनकी जिंदगी, जिनकी रोजी रोटी सीधे सीधे गंगा नदी पर टिकी हुई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। देखा जाए तो गंगा बेसिन भारत की अर्थव्यवस्था का एक तरह से पावर हाउस है। सोचिए, 45% खेती इसी के पानी से होती है, 30% आबादी को पीने का पानी यहीं से मिलता है, और न जाने कितने उद्योग और कारोबार इसी के सहारे चलते हैं। पर बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। गंगा तो हमारी संस्कृति की, हमारी आध्यात्मिकता की धड़कन है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ उन्हीं के किनारे लगता है। वाराणसी जैसे शहर उन्हीं से जिंदा हैं। मतलब गंगा भारत की आत्मा में बहती हैं। और यहीं कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उस संकट की, उस प्रदूषण की, जो हमारी इसी जीवन रेखा के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद सच्चाई सामने आती है। गंगा के दो चेहरे दिखते हैं। एक तरफ वो पवित्र नदी जिसे हम पूजते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जहां उसी नदी में फैक्ट्रियों का कचरा और शहरों का गंदा पानी बहाया जा रहा है। तो ये प्रदूषण आ कहां से रहा है? मुख्य वजहें साफ हैं। शहरों से निकलने वाला गंदा पानी जिसे ट्रीट नहीं किया जाता, कारखानों से निकलने वाला जहरीला कचरा, और खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, ये सब मिलकर सचमुच नदी का दम घोट रहे हैं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब जरा उन कोशिशों पर नजर डालते हैं जो इस नदी को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए की जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि गंगा को बचाने की ये लड़ाई कई स्तरों पर लड़ी जा रही है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, कई एनजीओ दिन रात काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आम नागरिक भी अब आगे आ रहे हैं। इन सब में भारत सरकार का नमामि गंगे कार्यक्रम सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम है। इसका एक ही मकसद है, गंगा में जाने वाली गंदगी को रोकना और नदी को फिर से साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाना। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, और यहाँ सवाल भविष्य का है और हमारी जिम्मेदारी का है। हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या हम सब मिलकर अपनी मां गंगा को बचा पाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है जो हम सबके सामने है। और अंत में बात बिल्कुल साफ है, गंगा बचाओ सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता। ये हमारी, हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि गंगा को बचाना असल में अपने ही भविष्य को बचाना है।